हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक गुलियानी। आज हम इंटरनेशनल मार्केटिंग सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर मेजर डिसीजंस इन इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड अप्रोचेस इन इंटरनेशनल मार्केटिंग जरूर देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप क्लिक करके इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। देखिए, क्या स्कोप है इंटरनेशनल मार्केटिंग का। अब जैसे जैसे जितने भी नेशंस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो नेशंस क्या कर रहे हैं, अपने जो भी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर है उसे धीरे धीरे रिमूव कर रहे हैं। और इस रिगार्डिंग जो WTO है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं इन बैरियर्स को रिमूव करने के लिए। इसके अलावा आजकल जो मॉडर्न मीन्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, कम्युनिकेशंस के, और जिसमें बहुत रेगुलरली बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन हो रहा है, जिसका भी बेनिफिट ये मिल रहा है कि जो इंटरनेशनल मार्केटिंग का स्कोप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। स्कोप को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए, इंटरनेशनल मार्केटिंग का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है या एसेंस है वो तो है एक्सपोर्टिंग। लेकिन इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंट्री करने के खाली एक्सपोर्टिंग ही एक रूट नहीं है। तो इसे हम स्कोप के साथ साथ ये भी कह सकते हैं, इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस डिफरेंट वे में भी आ सकता है कि डिफरेंट मोड्स क्या है इंटरनेशनल मार्केटिंग के या इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री करने के। तो इस क्वेश्चन को उस वे में भी पूछा जा सकता है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक्सपोर्टिंग। देखिए, एक्सपोर्टिंग जो है वो इंटरनेशनल मार्केटिंग का मेन एसेंस है। यानी कि कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेज जो है वो स्टार्टिंग में एकदम से ग्लोबलाइज नहीं होता, स्टार्ट वो एक्सपोर्टिंग से ही करता है। तो एक्सपोर्टिंग जो है वो इंटरनेशनल मार्केटिंग का एक मेन पार्ट है। जनरली होता क्या है, स्टार्टिंग में एक डोमेस्टिक बिजनेस जो है वो एक्सपोर्टिंग के थ्रू ही जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंट्री करती है। वो क्या करती है, जो भी उसका जो सरप्लस प्रोडक्शन है उसको वो एक्सपोर्ट करना शुरू करती है, शुरू में किसी एक नेशन में। फिर जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे वो क्या करती है, एक नेशन में कई नेशंस में जो है अपना गुड्स जो है वो एक्सपोर्ट करने लगती है। देखिए, एक एक्सपोर्टिंग जो है वो एक बिजनेस यूनिट के लिए जरूर यूज़फुल है। उस केस में अगर मान लीजिए उस बिजनेस यूनिट के पास जो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो उसके डोमेस्टिक नेशन में उसकी जो सेलिंग है उससे ज़्यादा। यानी कि उस मान लीजिए वो जिस कंट्री की वो बिजनेस यूनिट है वहाँ पर जो डिमांड है गुड्स की वो तो कम है, लेकिन उसकी प्रोड्यूस करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में वो अपने एक्सेस प्रोडक्शन को जो है आसानी से अदर नेशंस में एक्सपोर्ट कर सकती है। और मान लीजिए उसको कुछ कंपेरेटिव एडवांटेज भी मिल रहे हैं तो ये एक और सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब किस तरीके की कंपेरेटिव एडवांटेज है? कंपेरेटिव एडवांटेज कई तरह की हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए उस नेशन में चीप लेबर अवेलेबल है, या फिर वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, या फिर जो रॉ मटेरियल है वो आसानी से अवेलेबल है, या फिर वहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकली है वो भी बहुत सारी एडवांटेज है। वहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्निक्स आसानी से अवेलेबल है। तो ये बेनिफिट भी जो है उस बिजनेस यूनिट को हेल्प करती हैं अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करने में। सेकंड जो मेथड है इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंटर करने का, दैट इज़ लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी कई बार आ जाता है एग्जाम के अंदर। लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग वास्तव में है क्या? देखिए, लाइसेंसिंग क्या है? लाइसेंसिंग में क्या होता है कि एक बिजनेस यूनिट जो है एक अदर नेशन की बिजनेस यूनिट को अपनी जो टेक्नोलॉजी है या नो हाउ है, जैसे वो पेटेंट्स हो सकता है, ट्रेडमार्क्स हो सकता है, कॉपीराइट्स हो सकता है, उसको यूज़ करने का राइट देती है। तो जो देती है उसे तो कहते हैं लाइसेंसर, और जिसे दिया जाता है उसे कहते हैं लाइसेंसी। ठीक है। अब लाइसेंसर क्या करता है? क्या ये फ्री में ये राइट दे देता है अपने जो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इनकी ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, पेटेंट्स, इसको यूज़ करने का? नहीं। वो उसके बदले में रॉयल्टी लेता है। किससे? लाइसेंसी से, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। जनरली जो ये रॉयल्टी जो है वो 5 to 8% देखी जाती है। किसका? सेल्स का। इनकी जितना सेल किया जाएगा लाइसेंसी के द्वारा, उसका जो है 5 to 8% जो है चार्ज किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी लाइसेंसर के द्वारा, जो लाइसेंसी से वसूल किया जाएगा। और इसका फ़ायदा ये होता है लाइसेंसर को कि वो अपनी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका वह मैक्सिमम यूज़ कर रहा है। क्योंकि देखो, जो भी उसने रिसर्च करनी थी, जो भी उसने मेहनत करनी थी, जो भी इन्वेस्टमेंट करना था, वो ऑलरेडी कर चुका है उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बनाने में, चाहे वो पेटेंट्स है, चाहे वो ट्रेडमार्क्स है, चाहे वो कॉपीराइट एटसेट्रा। लेकिन अब उसका प्रॉपर वे में यूज़ वो अकेला तो कर नहीं पा रहा, इसलिए वो उसको यूज़ करने के लिए क्या कर रहा है? अदर को लाइसेंस दे रहा है। हाँ, लाइसेंसी के लिए भी फ़ायदा है। लाइसेंसी के लिए ये फ़ायदा है कि वो इस लाइसेंस के थ्रू न्यू जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर उसका यूज़ कर सकता है, उसमें एंट्री कर सकता है।
तो ये एक तरीके से दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, लाइसेंसर के लिए भी एज वेल एज लाइसेंसी के लिए भी। जहाँ तक सवाल है फ्रेंचाइजिंग, फ्रेंचाइजिंग क्या है? देखिए फ्रेंचाइजिंग में क्या है, हालांकि दिखने में ये दोनों वर्ड जो है मिलते जुलते हैं, लेकिन इनमें काफ़ी डिफरेंस है। फ्रेंचाइजिंग में क्या है, एक बिजनेस यूनिट जो है, जो एक नेशन की, वो दूसरे बिजनेस यूनिट के, दूसरे नेशन के एक बिजनेस यूनिट को एक राइट दे रही है। किस चीज़ का राइट दे रही है? वो राइट दे रही है कि एक पर्टिकुलर मैनर में बिजनेस करने का, यानी कि वो जो उसका बिजनेस है उसी को वो दूसरा पर्सन भी कैरी ऑन कर सके, लेकिन एक पर्टिकुलर मैनर में। जनरली ये जो राइट है वो गुड्स को सेल करने का होता है, जिसमें जो है जो मतलब जो ये राइट देने वाला है, राइट देने वाले को कहते हैं फ्रेंचाइज़र, और जिसे राइट दिया जाता है उसे कहते हैं फ्रेंचाइजी। तो जो फ्रेंचाइज़र है, इनकी जो राइट दे रहा है, वो उसके जो ब्रांड नेम है उसके अंडर में जो है फ्रेंचाइजी गुड्स को सेल कर सकता है। लेकिन ये जो वर्ड है इतना छोटा नहीं है। आप देखेंगे ऐसे तो फिर लाइसेंसर भी यही कर रहा है, वो भी एक तरीके से राइट दे रहा है कि आप मेरी चीज़ को है यूज़ कर सकते हैं। नहीं, ये थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिव है। किस चीज़ में कॉम्प्रहेंसिव है? लाइसेंसर जो है जो फ्रेंचाइज़र है वो खाली एक राइट ही नहीं देता, उसके साथ कई तरीके की जो है चीज़ें यूज़ करता है। किस तरीके की जो है वो चीज़ें यूज़ करता है? वो अपना ब्रांड नेम, लोगो, स्टोर लेआउट या वर्क करने का जो मेथड्स है वो सब उसको साथ देना पड़ता है। इनकी फ्रेंचाइजी जो है वो अपना खुद का ब्रांड नेम यूज़ नहीं कर सकता, उसे फ्रेंचाइज़र का ही ब्रांड नेम यूज़ करना है, उसी लोगों को यूज़ करना है। और स्टोर का जो इवन लेआउट है, इनकी जो उसका जो स्टोर है, इनकी जो आउटलेट है, उसकी जो डिज़ाइनिंग है, जो भी उसका शेप है, वो भी बिल्कुल वैसी ही होगी जैसा फ्रेंचाइज़र कहता है। और जनरली फ्रेंचाइज़र क्या करता है, बहुत कॉम्प्रहेंसिव होता है। वो कई तरह के जो उसके की कंपोनेंट है वो तो फ्रेंचाइज़र खुद देता है, और फ्रेंचाइजी उसको यूज़ करके ही गुड्स को बेच पाता है। अब जस्ट लाइक इसके कई एग्जांपल ले सकते हैं, मैकडी ले सकते हैं। अब मैकडी के जो बर्गर होते हैं, जो मैकडी की जो फ्रेंचाइजी लेने वाले हैं, उन्हें जो है मैकडी द्वारा जो प्रोवाइड किया गया मटेरियल है उसी को यूज़ करके उन बर्गर को बनाना होता है, या अदर फूड आइटम्स जो है उनको यूज़ करनी होती है। इसके अलावा मैकडी जो है अपने जो फ्रेंचाइजी होते हैं उनको अपना ब्रांड नेम, लोगो, स्टोर लेआउट, मेथड ऑफ ऑपरेशन सेम टू सेम यूज़ करने के लिए उनको फोर्स करता है। हो सकता है कि फ्रेंचाइजी के खुद के भी स्टोर हो, लेकिन वो अपने खुद के ब्रांड नेम से गुड्स नहीं बेच सकते, उन्हें केवल फ्रेंचाइज़र के ही प्रोडक्ट को बेचना है, और फ्रेंचाइज़र के ब्रांड नेम के अंडर में। तो उम्मीद करता हूँ आपको लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि लाइसेंसिंग है वो थोड़ी सी नैरो कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो फ्रेंचाइजिंग है वो थोड़ी सी कॉम्प्रहेंसिव कॉन्सेप्ट है। थर्ड जो मोड आता है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग। देखिए कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग में क्या होता है कि एक नेशन की जो बिजनेस यूनिट है वो दूसरे नेशन के बिजनेस यूनिट के साथ एक तरीके से एग्रीमेंट कर रही है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रही है? कि आप हमारे गुड्स का एक कंपोनेंट या एक पर्टिकुलर गुड्स या गुड्स का एक पर्टिकुलर पार्ट उस तरीके से बनाएंगे, उस स्टैंडर्डाइज फॉर्म में बनाएंगे जिस स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हम आपको बता रहे हैं, उस टेक्निक को यूज़ करके, उस मटेरियल को यूज़ करके। लेकिन ध्यान रहे, पूरे गुड्स को बनाने का जो राइट है वो मैन्युफैक्चरर के पास है, वो उसको हैंड ओवर नहीं कर रहा, वो केवल उसको एक पर्टिकुलर पार्ट बनाने को दे रहा है। इस एग्रीमेंट का फ़ायदा क्या होता है? इस एग्रीमेंट का फ़ायदा ये होता है कि जो खासकर पेरेंट नेशन है, इनकी जो ये करवाना चाह रहा है, उसको अगर मान लीजिए बहुत सारे नेशन में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए उसको खास इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, अपनी खुद की इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं करना पड़ता, अपनी खुद की सब्सिडी नहीं खोलनी पड़ती। वो बिना इन चीज़ों को ओपन किए, बिना इन चीज़ों का इन्वेस्टमेंट किए जो है वो आसानी से इस चीज़ को कर सकता है। अब मान लीजिए कोई मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है, वो उसका एक पर्टिकुलर पार्ट या मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर दूसरी कंपनी से बनवा सकती है, या कोई कार बनाने वाली कंपनी है, वो कार का एक पर्टिकुलर पार्ट जो है किसी एक दूसरे नेशन की कंपनी से बनवा सकती है, लेकिन पूरी कार नहीं बनवा रही, उसका एक पर्टिकुलर पार्ट बनवा रही है। तो इसका फ़ायदा नेचुरली उसको बहुत ज़्यादा होता है। अगर मान लीजिए उस जो अदर नेशंस में उसने बिजनेस को एक्सपेंड भी किया है, तो अगर मान लीजिए वो प्रॉफिटेबल उसको नहीं लगती, तो उसको बंद करना बड़ा आसान है, उसको क्लोज़ करना बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि जो पेरेंट कंपनी है उसने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया अदर नेशंस में, तो उसके लिए उस बिज़नेस को वाइंड अप करना बिल्कुल ईजी रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा रहता है पेरेंट कंपनी को। फोर्थ जो वे है दैट इज़ जॉइंट वेंचर्स। ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत बार आपने सुना है, बट यहाँ पर जॉइंट वेंचर्स में एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है। यहाँ जॉइंट वेंचर्स एक ही नेशन के दो बंदों के बीच में नहीं, या दो बिजनेस यूनिट के बीच में नहीं हो रहा। ये दोनों जो बिजनेस यूनिट हैं वो डिफरेंट नेशंस की होनी चाहिए। तो जॉइंट वेंचर में क्या होता है कि एक नेशन की जो बिजनेस यूनिट है वो दूसरे बिजनेस की नेशन यूनिट के साथ एक तरीके से टाइप करती है, एग्रीमेंट करती है। तो ये भी एक बहुत कॉमन एक स्ट्रेटेजी है जिन्हें यूज़ किया जाता है।
इसमें फ़ायदा क्या होता है, इसमें जो एक फॉरेन नेशन की जो कंपनी है वो एक दूसरी लोकल यूनिट बिजनेस के साथ एक तरीके से टाइप करती है। किस चीज़ का टाइप करती है कि वो गुड्स मैन्युफैक्चर मिलके करेंगे, और इसमें खाली गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे, साथ साथ क्या होता है और भी एक तरीके से शेयरिंग होती है, यानी कि मैनेजमेंट की शेयरिंग होती है एज वेल एज ओनरशिप की शेयरिंग होती है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। जैसे हमारे इंडिया में बहुत बड़ा एग्जांपल आप मारुति सुजुकी का ले सकते हैं। मारुति जो है वो इंडियन कंपनी है, जबकि सुजुकी कोरियन कंपनी है। तो वो आपस में मिलके जो है उन्होंने टाइप कर रखा है मारुति सुजुकी का। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो लोकल यूनिट है इनकी, जो जिससे फॉरेन कंपनी जो है टाइप कर रही है, उस लोकल यूनिट को जो है अपनी जो कंट्री है उसकी डोमेस्टिक कंडीशंस के बारे में ज़्यादा पता होता है। इसके अलावा उसने अपना वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रखा होता है। किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रखी होती है, वहाँ पर मार्केटिंग सेटअप कर रखा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट कर रखा होता है, इवन जो उस चीज़ों को ठीक करने के लिए सर्विस सेंटर खोल रखे होते हैं। तो ये सारा बेनिफिट जो है उस फॉरेन पार्टनर को मिलता है। और मान लीजिए अगर फॉरेन पार्टनर जो है वो डेवलप नेशन को बिलोंग करता है, तो वो क्या प्रोवाइड करता है, वो अपनी एक टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, टेक्नोक्राफ्ट प्रोवाइड करता है। तो यानी कि दोनों को फ़ायदा होता है, जो फॉरेन बिजनेसमैन है उसको भी फ़ायदा होता है, एज वेल एज जो लोकल बिजनेसमैन है, लोकल बिजनेस यूनिट है, उसको भी फ़ायदा होता है। तो दोनों को ही बेनिफिट मिलता है। जैसे हम अपना एग्जांपल लें मारुति सुजुकी का, तो जिसमें सुजुकी है वो टेक्नोलॉजी लेके आई, और जो मारुति है उसका एक बहुत बड़ा सेटअप है इंडिया के अंदर, तो उसका बेनिफिट मारुति को भी मिल रहा है एज वेल एज सुजुकी कंपनी को भी मिल रहा है। जहाँ तक सवाल है प्रॉफिट किस तरीके से शेयर करेंगे, देखिए प्रॉफिट जो शेयरिंग है वो उनके बीच में जो एग्रीमेंट है, जो टाइप हुआ है, उसके अकॉर्डिंग होगा, इनकी प्री डिटरमाइंड रेशो में, यानी कि जो भी उन्होंने रेशो पहले से तय कर रखा है उसी में उनका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट दोनों पार्टनर के बीच में होगा। फिफ्थ वे जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंट्री करने का, दैट इज मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग। देखिए मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होती है, इसमें जो है एक नेशन की जो कंपनी है या बिजनेस यूनिट है वो क्या करती है, अपनी एक मैनेजमेंट सर्विसेज या मैनेजमेंट एजेंसीज सेटअप करती है। अब इस मैनेजमेंट एजेंसीज का काम क्या है, ये जो मैनेजमेंट एजेंसीज है ये डिफरेंट नेशंस की जो बिजनेस यूनिट्स है उनको अपनी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बिना उनकी ओनरशिप को एक्वायर किए या बिना अपना खुद का उस बिजनेस यूनिट में इन्वेस्टमेंट किया। अब जैसे ज्वाइंट वेंचर्स है, जैसे हमने कहा ज्वाइंट वेंचर्स में भी ओनरशिप भी शेयरिंग होती है, एज वेल एज जो कैपिटल है, मैनेजमेंट है, वो भी शेयरिंग होती है। लेकिन उसके लिए जो जॉइंट वेंचर्स होता है, दूसरी इंडस्ट्री को उस कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग में ऐसा नहीं है, यहाँ पर वो केवल अपनी मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अदर बिजनेस यूनिट को। तो यानी कि कोई भी बिजनेस यूनिट है वो किसी वजह से सही ढंग से चल नहीं पा रही या प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही, तो उसका जो मैनेज है वो एक जो फॉरेन कंपनी है वो अपने हाथ में ले लेती है। वो उसको एक तरीके से एक्सपर्टाइज सर्विसेज प्रोवाइड करती है, डिफरेंट प्रोफेशनल्स प्रोवाइड करवाती है, जिससे कि उस बिजनेस यूनिट को अच्छी तरीके से चलाया जा सके। लेकिन ये जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड नहीं की जाती, बल्कि इसके बदले में उनसे कोई फ़ीस या रॉयल्टी चार्ज की जाती है। ये फ़ीस जो है वो लमसम भी हो सकती है, एक मुश्त राशि में भी ली जा सकती है, या फिर उसमें एक सेल्स का पार्ट भी बना दिया जाता है जो किश्तों में पे किया जाएगा। एक पर्टिकुलर जैसे जैसे कंपनी की सेल बढ़ेगी वैसे वैसे ही उसकी जो अमाउंट है वो भी बढ़ता चला जाएगा। जो सिक्स्थ वे है इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंट्री करने का, दैट इज़ होली ओन्ड सब्सिडीज। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जो एक नेशन की जो कंपनी है, जो बिजनेस यूनिट है, वो अपने अदर नेशंस में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अपनी खुद की सब्सिडरी खोलती है, वो भी फुली ओन। होली ओन का मतलब है कि पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो एमएनसी या उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या उस पेरेंट कंपनी के हाथ में ही होता है। ऐसा जनरली तब किया जाता है जब उस पेरेंट कंपनी को लगता है कि वो अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए एक तरीके से एक्सपेंड कर सकती है, और जो उसकी गुड्स की डिमांड है वो कंटिन्यू बनी रह जा सकती है। और इसके अलावा ये भी बेनिफिट होता है कि वो अपनी खुद की सब्सिडरी खोल के वहाँ के जो नीड्स है, रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ कर सकती है। वहाँ जो एडोप्टेशन सर्विसेज, एडोप्टेशन की जो स्ट्रैटेजी है उसको यूज़ कर सकती है। तो इसका बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि जब वहाँ पर वो खुद की अपनी सब्सिडरी खोलती है तो वहाँ का जो भी मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, जो भी कस्टमर बिहेवियर है, उसको स्टडी करना कंपेरेटिवली उस पेरेंट कंपनी के लिए आसान हो जाता है। अब जैसे इंडिया में भी LG इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनी है उसने अपनी एक सब्सिडरी खोल रखी है LG इंडिया। तो जो LG इंडिया है वो एक तरीके से LG कंपनी की एक फुल्ली ओन सब्सिडरी है, जिसके ऊपर उसका पूरा का पूरा कंट्रोल है, और कोई उसमें उसकी किसी और की ओनरशिप या किसी और बिजनेस यूनिट की ओनरशिप नहीं है। नेक्स्ट जो मेथड आता है एंट्री करने का, दैट इज़ असेंबली कॉन्ट्रैक्ट्स। ये भी मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो एक पेरेंट कंपनी है वो क्या करती है, जो गुड्स के जो की कंपोनेंट्स है वो तो खुद बनाती है,
और की कंपोनेंट उन पार्ट्स को खुद बनाती है, लेकिन जो असेंबल है वो किसी अदर नेशन में करती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा जनरली तब किया जाता है कि जब जो की कंपोनेंट बनाने वाली है वो जनरली क्या होती है, वो डेवलप नेशंस की होती है, बड़े नेशंस की होती है। लेकिन जो चीप लेबर है वो आसानी से अवेलेबल कहाँ मिलती है, वो डेवलपिंग नेशन में मिलती है। तो इसलिए उसको असेंबल करने में ज़्यादा कॉस्ट ना आए, इसलिए वो क्या करती है, उन की कंपोनेंट्स को, जो मेजर पार्ट्स हैं, उसको उस डेवलपिंग नेशन में भेज देती है, और वहाँ की बिजनेस यूनिट जो है वो उन गुड्स को क्या करती है, असेंबल करती है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो असेंबली कॉन्ट्रैक्ट करने में, क्योंकि जो डेवलपिंग नेशन की कंपनी है वो उसको असेंबल करेगी। और इसका जो मैंने बताया, जैसे कि मेन मकसद क्या है, मेन मकसद है वहाँ की जो चीप लेबर है उसका फ़ायदा उठाना डेवलपिंग नेशंस की। अब इसका बेनिफिट ये भी होता है कि जो गुड्स जो बाद में मैन्युफैक्चर होगा वो किस ब्रांड नेम से बेचा जाएगा। देखिए, जो गुड्स के मेन की कंपोनेंट है वो तो डेवलप नेशन या पेरेंट नेशन ने बनाए हैं, तो वो अंडर द पेरेंट नेशन के ब्रांड में ही बेचा जाएगा, खासकर जिसने वो की कंपोनेंट प्रोवाइड किए हैं। तो पेरेंट कंपनी ही अपने अंडर में इस ब्रांड नेम में भेजेगी। और इसका एक और बेनिफिट और भी है, जो इस पर कस्टम ड्यूटी लगती है वो भी कंपेरेटिवली कम होती है, इनकी कस्टम ड्यूटी भी है, उसमें भी सेविंग आती है। क्यों सेविंग आती है? जो कस्टम ड्यूटी होती है वो फिनिश प्रोडक्ट पे कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू की कंपोनेंट पर या रॉ मटेरियल पर। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जब ये कंपोनेंट सेंड किए जाते हैं डेवलपिंग नेशन पे, तो उस पर कस्टम ड्यूटी भी कम आती है। फिर वहाँ पर इसको क्या कर दिया जाता है, फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो और एक और फ़ायदा भी होता है कि जो जनरली क्या होता है, जब हम एक कंट्री में गुड्स को भेजते हैं तो वो कई बार क्या होता है, वहाँ पर जो पॉलिटिकल रेजिस्टेंस उठता है, इनकी जो वहाँ के जो पॉलिटिकल नेशंस हैं वो लोग जो है रेजिस्ट करते हैं। तो जब रेजिस्ट करते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कतें आती हैं। क्यों दिक्कतें आती हैं? क्योंकि जब पॉलिटिकल नेशन रेजिस्ट करते हैं कि नहीं, हम तो जो फॉरेन कंपनी के पार्ट्स हैं उसको नहीं आने देंगे, या फॉरेन कंपनी की गुड्स को हम यहाँ पर बहिष्कार करेंगे। लेकिन जब वो की कंपोनेंट के रूप में आते हैं, क्योंकि वो एक रॉ के रूप में आते हैं, तो पॉलिटिकल कंपनी भी उसको कम रेजिस्ट करती है। उसका एक और फ़ायदा भी है, क्योंकि वो असेंबल कहाँ किए जाएंगे, वो असेंबल किए जाएंगे डेवलपिंग नेशन में। अब जब डेवलपिंग नेशन में असेंबल किए जाएंगे तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी जब उन गुड्स को असेंबल करेंगे। तो ये भी एक बेनिफिट रहता है बहुत बड़ा। फिर इन गुड्स को जब वहाँ पर फिनिश गुड में कन्वर्ट कर लिया जाएगा, तो ना केवल उसी नेशन की जो डिमांड्स है उसको पूरा करने के लिए इन गुड्स को बेचा जाएगा, बल्कि उसी गुड्स को एक्सपोर्ट भी किया जाएगा अदर नेशन में। तो उससे उस डेवलपिंग नेशन के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ेंगे। 8th पॉइंट जो आता है एंट्री का, दैट इज क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशंस। इसमें क्या होता है कि जो अदर नेशंस के हैं, यानी डिफरेंट नेशन की जो बिजनेस यूनिट्स हैं, वो आपस में मर्जर और एक्विजिशंस करती हैं। जिससे क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि खासकर वो कंपनियां जो जनरली लगभग एक सेम ऑपरेटिंग लेवल पे वर्क कर रही हैं और सेम टाइप का बिजनेस कर रही हैं, तो जब वो आपस में मर्जर कर लेती हैं, आपस में हैंड्स मिला लेती हैं, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि उनका जो बीच का कंपटीशन है वो ख़त्म हो जाता है, और उनकी जो कंपिटिटिव स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। क्योंकि कहते हैं ना, एक से दो भले। तो नेचुरली जब दो आदमी मिलके बिजनेस करेंगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कंपेरेटिवली बहुत बढ़ जाएगी, और वो अदर कंपनीज को आसानी से उनके जो कंपटीशन है उसको फेस कर पाएंगे। फिर क्या होता है कि जब दो कंपनी आपस में मिलके बिजनेस करती हैं तो उनका जो प्रोडक्शन का स्केल है वो भी नेचुरली बढ़ जाता है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि लार्ज स्केल की जो प्रोडक्शन के जो फ़ायदे हैं, यानी कि इकोनॉमी ऑफ स्केल है, उसका भी फ़ायदा जो है दोनों कंपनी को मिलने लग जाता है। खासकर क्या होता है, जनरली देखा तो यही गया है कि जो मर्जर या एक्विजिशन किए जाते हैं तो एक कंपनी जो है वो, एक नेशन की जो कंपनी है वो बड़ी होती है, और वो जिसको एक्वायर करने जा रही है, जिसका एक्विजिशन करने जा रही है, जो दूसरी कंपनी होती है वो कंपेरेटिवली छोटे साइज़ की होती है। जैसे कि एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, जैसे इंडिया की जो टाटा स्टील कंपनी है उसने एक्विजिशन किया था कोरस कंपनी को, जो कि यूरोपियन कंपनी है। इसी तरीके की इंडिया की जो भारतीय एयरटेल कंपनी है उसने अफ्रीका में एक टेलीकॉम कंपनी है जेन टेलीकॉम, उसका जो बिजनेस ऑपरेशन है उसको एक्वायर किया था। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं क्रॉस बॉर्डर मर्जर और एक्विजिशंस के, जिसके द्वारा जो है बिजनेस यूनिट अपने बिजनेस को अदर नेशंस में, ग्लोबल में एक्सपेंड कर सकती हैं। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि जब आप इन मर्जर और एक्विजिशंस को करते हैं तो उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता, इमीडिएट आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू रख सकते हैं। क्योंकि फ़ायदा ये है, आपको कोई नया सेटअप नहीं बनाना, तो कोई भी जो गेस्चर पीरियड नहीं होता, कोई भी वेटिंग टाइम नहीं होता। जैसे आपने उस कंपनी को एक्वायर किया, वो ऑलरेडी बिजनेस कर रही है, तो उस बिजनेस का जो भी फ़ायदा है वो आपको तुरंत मिलने लग जाता है। 9th पॉइंट आता है, दैट इज थर्ड कंट्री रूट और लोकेशन। देखिए, थर्ड कंट्री रूट और लोकेशन क्या है? देखिए, ये भी एक स्ट्रेटेजी है जो इंटरनेशनल मार्केटिंग में खासकर यूज़ की जाती है। ये तब यूज़ की जाती है जब दो नेशन के बीच में खासकर फ्रेंडली रिलेशंस हो,
और उस केस में हम क्या करते हैं कि एक कंट्री में जहाँ पर हम अपने एक तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बल्कि किसी तीसरे नेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि उन दो नेशन के बीच में बेनिफिट है और उसका बेनिफिट इनडायरेक्टली वे में जो है हम भी लेते हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, थर्ड नेशन में इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहाँ से उस डेस्टिनेशन पे अपने इन्वेस्टमेंट को पहुँचाएंगे। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। क्या एग्जांपल से समझ सकते हैं? देखिए, इंडिया का जो है मॉरिशस से एक टैक्स ट्रीटी है। टैक्स ट्रीटी का मतलब है उनके साथ एक टाइप है कि जो भी मॉरिशस से जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा उस पर जो है उसको टैक्स एडवांटेज दी जाएगी, इनकी टैक्स की कंसेशन दी जाएगी। तो जो भी नेशंस हैं वो अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खासकर यूएसए, जापान या यूके या कोई अदर नेशंस, तो वो ये अपना कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट इंडिया में इन्वेस्टमेंट ना करके मॉरिशस रूट से वो इन्वेस्टमेंट करें। क्यों? क्योंकि जब वो मॉरिशस से थ्रू हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको नेचुरल बात है टैक्स की कंसेशन का जो है वो फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो थर्ड जो कंट्री रूट है इसका यूज़ इस केस में भी किया जाता है, खासकर जब हमें जिस नेशन में इन्वेस्टमेंट करना है उसके जो और हमारे बीच में जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे ना हो। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। अब क्योंकि कंट्री ए और कंट्री बी के जो आपस में जो रिलेशंस हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस जो है वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन कंट्री ए का जो इन्वेस्टर है वो कंट्री बी में इन्वेस्ट करना चाहता है, या कंट्री बी का जो इन्वेस्टर है वो कंट्री ए में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं पा रहा क्योंकि उनके आपस में रिलेशन अच्छे नहीं हैं। अब उस केस में क्या होगा? उस केस में देखिए ये हो सकता है कि कंट्री ए और कंट्री बी के जो रिलेशन है वो कंट्री सी से अच्छे हों। तो अब क्या किया जाएगा? अगर मान लीजिए ए या बी जो भी एक दूसरे में इन्वेस्ट करना चाहता है वो पहले कंट्री सी के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई अपनी यूनिट सेटअप करेगा, फिर कंट्री सी के थ्रू नेचुरल बात है कंट्री ए या कंट्री बी जहाँ भी उसने इन्वेस्ट करना है उसके थ्रू जाया जाएगा। तो यानी कि इससे क्या होता है कि जब आपस में रिलेशन अच्छे नहीं होते तो उस तरीके से भी इस रूट को अपनाया जाता है और उसका बेनिफिट उठाया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है इंटरनेशनल मार्केटिंग की। नेक्स्ट जो रूट आता है दैट इज़ फॉरेन सेलिंग एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर। देखिए बहुत सारे मार्केटर जो हैं वो क्या करते हैं, फॉरेन सेलिंग एजेंट या फॉरेन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट करके जो है फॉरेन नेशन की मार्केट में एंट्री करते हैं। अब ये फॉरेन सेलिंग एजेंट कौन होता है? देखिए फॉरेन सेलिंग एजेंट वो होता है जो कमीशन बेसिस पे वर्क करता है, जैसे अदर एजेंट वर्क करते हैं। अब ये एजेंट क्या करता है, ये फॉरेन मार्केट्स में जो है हमारे लिए ऑर्डर लेके आता है, फिर हमारी गुड्स को उन बायर्स तक सप्लाई करता है और फिर जो भी अगर गुड्स जो है क्रेडिट पे बेचे गए हैं तो उनसे अमाउंट जो है कलेक्ट करता है उस क्रेडिट सेल्स की। तो ये सारे काम जो है वो करता है और उससे फ़ायदा ये है उसके बदले में उसको कमीशन मिलता है। तो कई बार क्या होता है कि एक बिजनेस यूनिट के लिए अपने खुद का सेटअप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ये फॉरेन सेलिंग एजेंट जो है बहुत हेल्पफुल रहते हैं। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि जो फॉरेन सेलिंग एजेंट है वो एक तरीके से हमारा पूरी तरीके से ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है इन इंटरनेशनल मार्केट में। दूसरी कुछ इंटरनेशनल मार्केटर क्या करते हैं, वो फॉरेन सेलिंग एजेंट के थ्रू ना जाकर फॉरेन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हैं। और ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है जो बेचने वाला है, पेरेंट कंपनी है, एक्सपोर्टर है, उसके गुड्स को बाय कर लेते हैं अपने पास और फिर अपने नेम से, अपने अकाउंट से जो गुड्स को बाद में फॉरेन कंट्री में या अदर नेशंस में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बेचते हैं। तो मेन डिफरेंस ये है कि जो फॉरेन सेलिंग एजेंट है वो केवल आपका कमीशन बेसिस पे वर्क कर रहा है, जो रिस्क है पूरा और जो प्रॉफिट है वो दोनों का दोनों वो बेचने वाले मैन्युफैक्चरर या इंटरनेशनल मार्केटर का है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, वो उस गुड्स को बाय कर लेता है, तो जो भी जो रिस्क है और उसके साथ जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जुड़ी हुई है वो सारी किस पे ट्रांसफर हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर पर। नेक्स्ट जो रूट आता है दैट इज कंसल्टेंसी सर्विसेज। देखिए कंसल्टेंसी सर्विसेज में क्या होता है कि कुछ जो फॉरेन मार्केट्स होती हैं उसमें क्या किया जाता है कि जो बिजनेस एंटिटी है वो क्या करती है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए क्या करती है, अपने जो कंसल्टेंट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनको भेजती है। किसके पास भेजती है? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। वो डिस्ट्रीब्यूटर को गाइड करते हैं, उनको डायरेक्ट करते हैं ताकि जो उनकी मार्केटिंग एक्टिविटी है उसमें इम्प्रूवमेंट आ सके और जो सेल्स है उसको बढ़ाया जा सके। तो ये कंसल्टेंट जो है बहुत तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वो क्या करते हैं, वहाँ के जो भी इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट का जो भी फीडबैक है, वहाँ के जो कस्टमर का बिहेवियर है, उनका जो मोटिव्स है, लाइक्स या डिसलाइक्स हैं, उनकी जो प्रेफरेंसेस हैं, इसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन वो एक्सपोर्टिंग यूनिट यानी कि इंटरनेशनल मार्केटर को प्रोवाइड करते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर इंटरनेशनल मार्केटर इन फीडबैक के बेस पे, इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकता है, कस्टमाइज़ कर सकता है, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट को आसानी से सक्सेसफुल बना सके। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे जो वे है
इंटरनेशनल मार्केटिंग के थ्रू जिसमें एंट्री की जा सकती है, जिसे हम स्कोप ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और जो भी टॉपिक आज हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, उस क्वेरी को या सजेशंस को अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप अपनी क्वेरी या सजेशन हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर 8683838931 पर। आप अपनी क्वेरी या सजेशन हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी gulyani classes@gmail.com पर। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।